Good evening, students. My name is Gunjan Sharma. So, today we will start with chapter number 14 of class 12th, that is ecosystem. Okay, class 12th biology NCERT example we are solving. So, we were done with MCQs. Today we will start with very short answer type of questions. आप अपनी left स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा क्वेश्चन बुक यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने, चैप्टर नंबर 14 ऑफ क्लास 12. ठीक है, so we are done with MCQs. Today we will start with very short answer type of questions. Then we will do short answer type of questions, and in the end we will do long answer type of questions. Okay, my name is Gunjan Sharma. I'm MBBS student at AIMS Nagpur. So let's begin. Please see on your left screen there are questions that I have put. Okay. Yeah, let me zoom in the questions for you and then we'll start. So, very short answer type of questions we are solving first. And here we go for the first question. Name an organism found as secondary carnivore in an aquatic ecosystem. सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो सेकेंडरी कार्निवोर है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर. ठीक है, सिंपल सा है ना. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सेकेंडरी कार्निवोर होता क्या है. ठीक है, तो लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए क्या होता है सेकेंडरी कार्निवोर. देखिए, ये होते हैं प्लांट्स. इन प्लांट्स को जो खाते हैं उनको, बस जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अलावा वो नॉन वेज को नहीं खाते हैं, एनिमल्स को नहीं खाते हैं, उनको बोलते हैं हम हर्बीवोर्स. ठीक है, हर्बीवोर्स. और स्टूडेंट्स जो हर्बीवोर्स को खाएंगे उनको हम बोलेंगे कार्निवोर्स. अब ये सेकेंडरी कार्निवोर क्या है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इन हर्बीवोर को खाएगा, जो बस प्लांट खाते हैं, उन्हीं एनिमल्स को अगर खाएंगे तो हम बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोर. और अगर हम प्राइमरी कार्निवोर को भी अगर कोई एनिमल खा जाए, इफ सम एनिमल फीड ऑन दिस, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्निवोर. ठीक है, सेकेंडरी कार्निवोर इसको बोलेंगे जो एक प्राइमरी कार्निवोर को खाए. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, जो दूसरे कार्निवोर्स को खाता है उनको हम सेकेंडरी कार्निवोर्स बोलते हैं. आप एक बार ये डायग्राम देखिए. इस डायग्राम के अंदर राइट स्क्रीन पे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं. फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट्स होते हैं. इन प्लांट्स को जू प्लैंक्टन खाते हैं. जू प्लैंक्टन क्या होते हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट जैसे एनिमल्स होते हैं. ठीक है, ये एक समुंदर के फूड चेन की बात की गई है यहाँ पे, जिसकी हेल्प से वी विल अंडरस्टैंड इट. क्योंकि हमें क्वेश्चन में सेकेंडरी कार्निवोर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम पूछा है, मतलब एक समुंदर या फिर एक रिवर के अंदर कौन होगा सेकेंडरी कार्निवोर, उसका हमें एक एग्जाम्पल बताना है, ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है. तो समझ लीजिए ये एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं. जो प्लांट्स होते हैं उनको जू प्लैंक्टन्स खाते हैं. ठीक है, जू प्लैंक्टन्स जब खा लेंगे तो जू प्लैंक्टन्स को खाने वाले होंगे फिश लार्वा. ठीक है, फिश लार्वा को खाएंगे स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को खाएगा प्रेडेटर. ऐसा पूरा फूड चेन है. तो देखिए, जो प्लांट को खा रहा है वो तो हो गया हमारा क्या, दैट इज आर हर्बीवोर. ठीक है, अब इस हर्बीवोर को खाने वाला जो फिश लार्वा है, फिश लार्वा आपके प्लांट को भी खाएगा और आपके इसको भी खाएगा, दोनों को खाएगा ये. ठीक है, तो ये हो गया ओमनिवोर. ओमनिवोर और मैं बता देती हूँ, ओमनिवोर मैंने आपको बताया नहीं, जो प्लांट को भी खाए और जो एनिमल को भी खाए, दोनों को जो खाएगा उसको बोलते हैं ओमनिवोर. कार्निवोर उसी को बोलेंगे जो बस प्लांट्स को खाएगा. तो जू प्लैंक्टन है वो प्लांट को खा रहे हैं, फिश लार्वा जू प्लैंक्टन को खा रहा है. इस सिचुएशन में अगर आप देखो सेकेंडरी कार्निवोर हम किसको बोलेंगे, तो वो है ये बड़ी सी शार्क. ये बड़ी सी शार्क को हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये बड़ी सी शार्क छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, और ये छोटी छोटी मछलियां दूसरी कार्निवोर की कैटेगरी में आती है जो इन फिश लार्वा को खा जाती है. ठीक है, फिश लार्वा को खा जाती है, तो इसलिए ये जो इसमें सेकेंडरी कार्निवोर होगा वो होगा शार्क. या फिर ये जो छोटी मछली है, कैटफिश लगा लीजिए, इसको भी हम सेकेंडरी कार्निवोर बोल सकते हैं क्योंकि ये फिश लार्वा को खा रही है, और फिश लार्वा भी एक एनिमल को खा रहा है जो है जू प्लैंक्टन, जो छोटे छोटे समुद्री इंसेक्ट्स है. ठीक है, तो स्मॉल फिश, शार्क, प्रेडेटर, ये जितने भी हैं, कैटफिश वगैरह, इन सबको हम बोल सकते हैं आपके सेकेंडरी कार्निवोर्स. ओके, तो आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे. ऐसा कुछ
फिक्स नहीं है कि जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया है, वही एग्ज़ाम्पल आप देंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैटफ़िश का एग्ज़ाम्पल दिया है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है साइलूरिफॉर्म्स, ठीक है? कैटफ़िश का एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है सेकेंडरी कार्निवोर ऑर्गेनिज़्म में। आप किसी का भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, आप शार्क भी लिख के आ सकते हैं। तो दैट इज़ अप टू यू। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो पूछता है, yeah, 1 second. Yeah. So our next question is, what does the base tier of the ecological pyramid represent? इकोलॉजिक पिरामिड का बेस टायर क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था इस चैप्टर के कि ऐसा हमारा इकोलॉजिकल का पिरामिड होता है। नॉर्मली अपवर्ड होता है, इसको अपवर्ड बोलेंगे, कभी-कभार डाउनवर्ड भी हो जाता है, जैसे ये, ठीक है? दिस इज डाउनवर्ड। तो बेस जो है, बेस टायर, इसमें बहुत सारे टायर होते हैं, जैसे फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर। तो फर्स्ट, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टायर हो गया, ये आपका सेकंड टायर हो गया, ये आपका थर्ड टायर हो गया, आपका फोर्थ टायर हो गया। तो फर्स्ट टायर में आएंगे आपके प्रोड्यूसर्स, फिर आएंगे आपके कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर, ऐसे कंज्यूमर्स आते हैं। ओके, तो फर्स्ट टायर जो होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर्स का होता है। यहाँ पे भी अगर आप डाउनवर्ड वाला पिरामिड देखें तो दिस इज योर फर्स्ट टायर जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है? उसके बाद आपका सेकंड टायर आएगा, उसके बाद आपका थर्ड टायर आएगा एंड इन द एंड योर फोर्थ टायर विल कम। तो ये जो बेस टायर होता है ये फर्स्ट टायर होता है। ओके, तो फर्स्ट टायर हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स के टायर को। तो व्हाट इज द बेस टायर ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? इज द represents the producers in an ecosystem। यहाँ पे लिखा भी है, the base tier of the ecological pyramid represents the producers। producers का क्या मतलब हुआ? जो प्रोड्यूस करते हैं, जो आगे जो एनर्जी पहुंच रही है, ठीक है? प्रोड्यूसर्स का मतलब है जो आगे जो खाना, जो फूड पहुंचा रहा है, जो एनर्जी पहुंच रही है ना? वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा पहुंच रही है। प्रोड्यूसर्स किसी और चीज पे फीड नहीं करता है, खुद प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर्स किसी और एनिमल को या प्लांट को नहीं खाता है। प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी मतलब सन की जो भी लाइट ग्रो करता है और इन प्रोड्यूसर्स को हम लोग खाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर, ठीक है? तो अभी आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में सारे ट्रॉफिक लेवल्स लिख रखे हैं। लेट मी जूम दिस डायग्राम फॉर यू। आई होप यू आर एबल टू सी दिस डायग्राम। इसके अंदर देखिए बेस पिरामिड, ये पूरा पिरामिड दे रखा है, ठीक है? ये बेस पिरामिड है। बेस पिरामिड के अंदर आपके प्लांट्स है, मोस्टली क्रॉप प्लांट है, ट्री है, ग्रास है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है? तो ये क्या है ना, 100% एनर्जी सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रही है। ये इन एनर्जी का कुछ परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं। कितना परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं? पहले भी बताया था मैंने, 2 to 10% इनके ऊपर गिरता है और उसमें से 1 to 5% ये टोटल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स। इन प्रोड्यूसर्स को खाने वाले जो है, जैसे ग्रास होपर, बी एंड बटरफ्लाई, ये हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले हैं आपके रैट, स्पैरो, फ्रो, ये आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में। और इन सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले हैं जैसे स्नेक, आउल, ये आते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर में। और जो स्नेक और आउल को भी खा जाएगा वो आता है आपका क्वार्टरनरी कंज्यूमर में, दैट इज होक। तो ये क्या होता है ना, सबसे पहले यहाँ पे 100% एनर्जी होता है प्रोड्यूसर्स के पास। वो एनर्जी आगे जाके ना पास होता है तो 10% का लो लगता है। 10% का लो क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि जो भी 10% एनर्जी है मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर की, वो आगे जाएगी कंज्यूमर में। कंज्यूमर में जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा उसका 10% एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगा। तो इसका अगर 10% हम प्राइमरी कंज्यूमर को देंगे तो टोटल एनर्जी का 10% यहाँ पे चला गया, ठीक है? अब इस 10% का भी 10% सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगा। तो 10% ऑफ टोटल एनर्जी इज 1%, ठीक है? तो टोटल एनर्जी का 0.1%, 0.0% ऐसे आगे जाके ये ट्रांसमिट होता है एनर्जी, एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड 10% थ्योरी ऑफ एनर्जी, ठीक है? बायोमास भी डिक्रीज होता है। सबसे हाईएस्ट बायोमास होता है प्रोड्यूसर्स का, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे ओशन के अंदर प्रोड्यूसर्स का बायोमास ज्यादा नहीं होता है, उससे ज्यादा बायोमास आपका ये कंज्यूमर का होता है, प्राइमरी कंज्यूमर का होता है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो आपको याद में रखने हैं, ठीक है? तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट टायर तो प्रोड्यूसर से ही कंसिस्ट होता है। बस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था। तो अभी हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपको बोल रहा है, अंडर व्हाट कंडीशंस वुड अ पर्टिकुलर स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन रिवर्ट बैक टू एन अर्लियर स्टेज। पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग।
उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमें इतना पूछ रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशंस वुड अ पर्टिकुलर स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन रिवर्ट बैक। सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन हमेशा पीछे से आगे की तरफ जाता है, ठीक है? सक्सेशन हमेशा पीछे से आगे की तरफ जाता है। अब रिवर्ट बैक का मतलब है उल्टा हो जाना, रिवर्ट का मतलब होता है उल्टा हो जाना। तो इसमें बोला कि ऐसी क्या कंडीशंस होंगी जिसके अंदर इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होगा वो रिवर्ट बैक हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा और अर्लियर स्टेज पे आएगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, उसके बाद ये क्वेश्चन आप समझ पाओगे और आंसर दे पाओगे, ठीक है? तो एक बार स्टूडेंट्स आप राइट स्क्रीन पे देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है वो क्या होता है? जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन? इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल का मतलब है धीमा, धीरे, ठीक है? स्लो, स्लो और स्टडी। स्लो प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंशियल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है चेंज। कैसा चेंज? सीक्वेंशियल चेंज। सीक्वेंशियल चेंज का मतलब है कि जो चेंज सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है? इन द कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज लीडिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक धीमा प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है सीक्वेंशियल चेंज। सीक्वेंशियल चेंज मतलब एक पैटर्न में चेंज हो रहा है इन द कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज मतलब जितने भी प्राणी है, ऑर्गेनिजम्स है, जीव जंतु है, उनकी जो कंपोजिशन है, जो एक पूरे हमारे वातावरण में है, ठीक है? मतलब कितने प्राणी आपके इंसेक्ट्स होंगे, कितने आपके शेर होंगे, कितने आपके हिरन होंगे, ये जो पूरी कंपोजिशन है, कितने प्लांट्स होंगे, कितने ह्यूमन बींग्स होंगे, ये पूरी की पूरी जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब कितना प्रोपोर्शन किस एनिमल का, स्पीसी का होगा एक इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है? वो होता है कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन मतलब आगे की तरफ बढ़ना, इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एक धीमा प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है सीक्वेंशियल चेंज, मतलब एक पैटर्न के अंदर चेंज होना इन द कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज लीडिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी। जो लीड करता है स्टेब्लिशमेंट मतलब कि एक अच्छे से स्टेब्लिश हो जाना, एक स्टेबल कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी का क्या मतलब है? जो कम्युनिटी स्टेबल है, जिस कम्युनिटी में अनस्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है? जो कम्युनिटी आगे जाके मतलब कि आगे जाके अपना जीवन आराम से गुजार सकती है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड स्टेबल कम्युनिटी, जो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सकती है, ठीक है? वो होता है स्टेबल कम्युनिटी, जिसको आगे जाके और ज्यादा कोई सक्सेशन या फिर इवोल्यूशन होने के चांस कम है। दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की तरफ ही होता है सब कुछ, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमेशा फॉरवर्ड मैनर में होता है, फॉरवर्ड होता है, ठीक है? हमेशा आगे की तरफ होता है। मतलब अब मान लीजिए कोई एक तरह का प्लांट पहले था, इस तरह का प्लांट, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये प्लांट का हाइट छोटा हो गया, ठीक है? पहले ये बड़ा था, अब छोटा हो गया। अब वापस अगर ये ऐसा ही बन जाए तो दैट इज कॉल्ड रिवर्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसको बोलेंगे हम रिवर्ट हो गया आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है? समझ रहे हो ना आप? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको समझ आना चाहिए। अगर आप इसका डेफिनेशन पूछते हैं तो आपको ये डेफिनेशन लिख के आना है कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है दैट इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंशियल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज लीडिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशंस वुड अ पर्टिकुलर स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन रिवर्ट बैक टू द अर्लियर स्टेज। तो इसमें बोला है ऐसी क्या-क्या कंडीशंस होंगी जिन कंडीशंस में कोई एक पर्टिकुलर स्टेज एक इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टेजेस में होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, कि ऐसा कौन-सा कंडीशन होगा जिसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन का कोई पर्टिकुलर स्टेज, लेट्स सपोज थर्ड स्टेज, रिवर्ट होके, है ना, अपनी जो पहले वाली स्टेज था उसमें वापस आ जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो वापस सेकंड स्टेज पे पहुँच जाएगा। तो ऐसी क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है? तो देखिए ऐसी क्या कंडीशंस होंगी वो मैंने यहाँ पे लिखी है, राइट स्क्रीन पे देखिए। जैसे कि मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज से मेरा मतलब है बेटा कि जैसे अर्थक्वेक आ गया आपका, ठीक है? भूकंप आ गया, वॉल्केनोज जो होते हैं पहाड़ों से वो निकलने लग गए,
फायर आग लग गई, जंगल के अंदर आग लग गई, ठीक है? डिफॉरेस्टेशन हो गया, जैसे आपके जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा मात्रा में आपने काट दिए, दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जंगल में आग लग जाना, भूकंप आ जाना, ठीक है? या फिर सूखा पड़ जाना। ऐसी कोई नेचुरल अगर कैलामिटी आती है, ड्रॉट जैसी सिचुएशन हो जाना, सूखा पड़ जाना, ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, तो वो एक हर्डल होती है आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन में। और उस नेचुरल कैलामिटी की वजह से आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन रिवर्ट बैक हो सकता है अपने अर्लियर स्टेज में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ये सब लिख के आओगे, द नेचुरल इवेंट्स जैसे इरप्शन ऑफ वोल्केनोस, अर्थक्वेक, एंथ्रोपोसीन इवेंट्स लाइक फायर्स एंड डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे एंथ्रोपोसीन इवेंट्स का क्या मतलब है? एंथ्रोपोसीन इवेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है जो इवेंट्स ड्रिवन बाय ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जो इवेंट्स ह्यूमन बीइंग की वजह से हो रहे हैं या ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं, जो इंसान की वजह से हो रहे हैं, जो इंसान कर रहे हैं। जैसे फायर, आग अपने आप तो लगेगी नहीं, इंसान ही कुछ ऐसा करेगा कि आग लग जाएगी। डिफॉरेस्टेशन में भी पेड़ अपने आप तो कटेंगे नहीं, इंसान ही काटेगा। तो ऐसी कोई स्टेज अगर आती है, ऐसी कोई चीज होती है, तो उस केस के अंदर आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन रिवर्ट बैक हो सकता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि जंगल में आग लग गई है, ठीक है? और आग लगने की वजह से जो आपकी पायोनियर स्पीशीज़ थी, मतलब जो ऐसी लंबे-लंबे पेड़ थे, वो सब आग लगने की वजह से वापस खत्म हो गए हैं। तो दोबारा से इससे पहले की जो स्टेज थी, जो इसकी पायोनियर स्टेज थी, जिससे ये लंबे-लंबे पेड़ बन गए थे, उसी स्टेज पे ये वापस आ जाएगा, ठीक है? देखिए वापस आ गया, अब दोबारा से इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा और दोबारा से जो स्टेज यहाँ पे थी, फर्स्ट स्टेज, वो यहाँ पे पहुँचेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड रिवर्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच इज़ क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है? तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4th क्या पूछ रहा है हमसे? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4th बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग एज़ ऑब्जर्व्ड इन वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ अ फॉरेस्ट: ग्रास, shrubby plants, teak, amaranths। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको 4 चीज़ दी है। पहला है ग्रास, ठीक है? ग्रास दिया है, shrubby प्लांट्स दिए हैं। shrubby प्लांट्स क्या होते हैं? shrubby प्लांट्स होते हैं जो आपकी झाड़ होती है, ग्रास होती है जो आपकी झाड़ होती है, जो आस-पास आपके रोड के आस-पास आपको दिखती है, हाईवे साइड। टीक का पेड़ होता है एंड एमरेंस, ठीक है? एमरेंस भी होता है। तो इन सब चारों एग्ज़ाम्पल को क्वेश्चन में बोला है कि वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ अ फॉरेस्ट के फॉर्मेट में लगाना है। तो वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, ये आप समझिए। तो राइट स्क्रीन पे देखिए, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन डेफिनेशन: द फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल लेयर्स ऑफ द वेजिटेशन इन regions where the vegetation is dense। वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन फॉर्मेशन है वर्टिकल लेयर का ऑफ द वेजिटेशन इन रीजन्स जहाँ पे वेजिटेशन डेंस है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए ये आपका एक रीजन है और यहाँ पे ना बहुत सारे पेड़-पौधे हैं। यहाँ पे आपका ना हम बोलेंगे वेजिटेशन बहुत ही डेंस है, कि बहुत ही मात्रा में यहाँ पे प्लांट्स एंड ट्रीज़ लक्षण को, ठीक है, एक वर्टिकल लेयर में बना है। फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल लेयर ऑफ द वेजिटेशन इन रीजन्स जहाँ पे वेजिटेशन डेंस है। इस पैटर्न में अगर इनको हम अरेंज करें, वर्टिकल पैटर्न वो पहले आएगा, फिर जो उससे बड़ा होगा वो बाद में आएगा, फिर उससे बड़ा होगा वो उसके बाद में आएगा और सबसे बड़ा लास्ट में आएगा। इसको बोलते हैं हम वर्टिकल पैटर्न, ठीक है? ये आप समझ रहे हो ना? इसको बोलते हैं वर्टिकल पैटर्न। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं कि सबसे छोटी हाइट किसकी है और सबसे बड़ी हाइट किसकी है, और हाइट के हिसाब से आप इनको अरेंज कर दो। इसको बोलेंगे हम वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन अरेंजमेंट, ठीक है? वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन अरेंजमेंट। तो देखिए ग्रास, shrubby प्लांट, टीक एंड एमरेंस। एमरेंस क्या होता है? एमरेंस होते हैं हर्ब्स आपके, ठीक है? हर्ब्स जो ग्रास जैसे ही दिखते हैं पर ग्रास से थोड़े से बड़े होते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा सबसे छोटी हाइट किसकी है। ऑब्वियसली सबसे छोटी तो होती है ग्रास। ग्रास तो आ गई पहले नंबर पे, ठीक है? फिर उसके सेकंड नंबर पे आपके हर्ब्स आते हैं, जो हो गए आपके एमरेंस, और थर्ड नंबर पे आएँगे आपके झाड़, shrubby प्लांट्स।
एस लिख रही हूँ मैं। एंड लास्ट में जो आपका सबसे बड़ा ट्री होता है वो होता है टीक का। इनमें से जो सबसे बड़ा है वो टीक का ट्री ही होगा, ट्री ही बड़ा होता है इन सब ग्रास वगैरह से, झाड़ वगैरह से, ठीक है? तो ये आपके बुशेज़ होते हैं, श्रबी प्लांट, बड़ी हाइट के पैटर्न में मैंने अरेंज कर दिया है। तो इसको आप ऐसे वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन में अरेंज करोगे, सबसे बेस पे रखोगे ग्रासेस, फिर एमेरेंथस, हर्ब आ जाएँगे, देन आपके श्रबी प्लांट्स जैसे बुशेज़ वगैरह होते हैं वो आ जाएँगे एंड लास्ट में आपका टीक आ जाएगा, टीक का होता है बड़ा-सा ट्री, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ यू विल अरेंज इट इन वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन मैनर। ठीक है? आई होप यू आर क्लियर विथ दिस वन क्वेश्चन आल्सो। दिस वन क्वेश्चन वाज़ वेरी सिंपल। ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है बेटा। आपको नीट के अंदर ये 4 दे देंगे एग्ज़ाम्पल्स और बोलेंगे कौन-सा ऑप्शन सही है वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन अरेंजमेंट के लिए। और आपको ये अलग-अलग करके अरेंजमेंट करके दे देंगे। ग्रास को ऊपर लिख देंगे, टीक को नीचे लिख देंगे, रिवर्स करके दे देंगे। तो आपको सही आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। बस एक ही चीज़ याद रखना कि हाइट के हिसाब से आपको चेक करना है। ठीक है? चलिए, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5th पे। क्वेश्चन नंबर 5th आपका बोल रहा है नेम एन ओमनिवोर। आपको एक ओमनिवोर के बारे में बताना है व्हिच अकर इन बोथ ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिकम्पोज़र फूड चेन। एक ऐसा ओमनिवोर, ओमनिवोर क्या होता है? ओमनिवोर जो प्लांट प्लस एनिमल्स दोनों पे फीड करेगा उसको बोलेंगे हम ओमनिवोर, ठीक है? तो ऐसा ओमनिवोर बताना है जो दोनों में व्हिच अकर्स इन बोथ ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिकम्पोज़र फूड चेन। जो ग्रेजिंग फूड चेन में भी आएगा और डिकम्पोज़र फूड चेन क्या होती है? जो स्टार्ट होती है ग्रास से, ग्रेजिंग मतलब घास, तो दैट स्टार्ट्स विथ ग्रेजिंग मतलब घास से चालू होगी एंड आपकी जो डिकम्पोज़र फूड चेन होती है वो आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर से चालू होगी। डिकम्पोज़ करते हुए, तो डेड एंड डिकेइंग से जो चालू हो रही है वो है आपकी ये, और जो ग्रेजिंग से चालू हो रही है वो आपकी ग्रास से चालू हो रही है वो आपकी ग्रेजिंग फूड चेन है। तो इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि एक ऐसा ओमनिवोर बताओ जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाता हो और इन दोनों फूड चेन में प्रेज़ेंट होता है। ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा-सा दिमाग लगा लीजिए। तो स्टार्ट विथ व्हाट? वी विल स्टार्ट विथ ग्रेजिंग फूड चेन फर्स्ट। तो ग्रेजिंग फूड आप राइट स्क्रीन पे देखिए, ग्रेजिंग फूड चेन एक मोस्ट कॉमन फूड चेन है जो हमारे वातावरण में प्रेजेंट है, जो हमारे एनवायरनमेंट में है। इसके अंदर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों आएँगे ऑफ कोर्स। प्रोड्यूसर्स में आपका आएगा ग्रास, ये है प्रोड्यूसर। अब ग्रास को खाता है इंसेक्ट, ठीक है? इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट को खाएगा आपका फ्रॉग, आपका मेंढक। मेंढक को खाएगा आपका साँप और साँप को खाएगा मोर। तो ये आपका ग्रेजिंग फूड चेन हो गया, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, पीकॉक। अब आता है डिकम्पोज़र डेट्रिटस फूड चेन पे। डिकम्पोज़र फूड चेन जो होती है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से चालू होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो देखिए इसमें आ गया डेट्रिटस, डेट्रिटस मतलब जो डेड मटेरियल है वो, उसको खाएगा आपका अर्थवॉर्म, ठीक है? अर्थवॉर्म डेड मटेरियल को खाएगा, अर्थवॉर्म। अब देखिए चीज़ होती है, ये तो हमने फूड चेन पढ़ा। अब फूड वेब क्या होता है? फूड चेन जो होती है ना बेटा, वैसे सीधे-सीधे चलती है। एक ही डायरेक्शन में चलती है, दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल, ठीक है? यूनिडायरेक्शनल होती है और एक सीधी लाइन की तरह चलती है। एफडब्ल्यू फूड वेब। फूड वेब क्या है? अगर ये जो चेन है, 2-3 चेन अगर मिल जाए, ये वाली चेन और दूसरी वाली चेन दोनों मिल जाए और वो एक जाल सा बना ले, मतलब ये इसको खा रहा है, ये, ठीक है? ये जो है वो इसको खा रहा है, इसको ये भी खा रहा है, इसको ये खा रहा है। ये पूरा जो जाल जैसा बन जाता है इसको बोलते हैं फूड वेब, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा जाल जैसा। तो फूड वेब के अंदर डिकम्पोज़र फूड चेन इज़ यूजुअली कनेक्टेड टू द ग्रेजिंग फूड चेन एज़ सम ऑफ द ऑर्गेनिज़्म इन द डेट्रिटस फूड चेन कैन बी preyed on by the organisms in the grazing food chain.
तो नॉर्मली जब 2-3 फूड चेन आपस में मिल जाती है उसको हम फूड वेब बोलते हैं। तो हमने अभी अपनी डिकम्पोज़र फूड चेन पढ़ी और आपकी ग्रेज़िंग फूड चेन पढ़ी, ठीक है? अगर हम इन दोनों फूड चेन को कंबाइन कर दें, ये देखिए ये आपका है ग्रेज़िंग फूड चेन, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, पिकॉक और ये आपका है ये फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन जो आपका इससे चालू होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से चालू होता है। अब हमने इन दोनों फूड चेन को कर दिया कंबाइन, ठीक है? डिकम्पोज़र फूड चेन को हमने कंबाइन कर दिया ग्रेज़िंग फूड चेन से। क्यों कंबाइन किया? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज़्म ऐसे हैं आपके डिकम्पोज़र फूड चेन में, जो ग्रेज़िंग फूड चेन के एनिमल्स को भी खा जाते हैं, ठीक है? कौन-सा है आप क्या इसमें से देख के बता सकते हैं? ऐसा कौन-सा ऑर्गेनिज़्म आपको यहाँ पे दिख रहा है? मुझे तो क्लियरली दिख रहा है। देखिए, ये जो आपका मेंढक है ना, ये जो फ्रॉग है, जो यहाँ पे इंसेक्ट खा रहा है आपके ग्रेज़िंग फूड चेन में या आपके डिकम्पोज़र फूड चेन में अर्थवॉर्म को भी खा सकता है, ठीक है? ये आपके इसके अंदर अर्थवॉर्म को भी खा सकता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द ओमनिवोर जो दोनों फूड चेन में कॉमनली प्रेज़ेंट है, ठीक है? इसमें भी प्रेज़ेंट हो सकता है, इसमें भी प्रेज़ेंट हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा था कि ऐसा ऑर्गेनिज़्म का नाम बताओ, ऐसा ओमनिवोर का नाम बताओ, जो दोनों की दोनों चेन्स में प्रेज़ेंट हो सकता है, तो आपका आंसर होगा फ्रॉग, मेंढक, ठीक है? तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है जस्टिफाई द पिक्चर प्लांट एज़ अ प्रोड्यूसर। पिक्चर प्लांट को प्रोड्यूसर की तरह जस्टिफाई करो। तो सबसे पहले तो यू शुड नो कि पिक्चर प्लांट होता क्या है? आपने जब आप एकदम छोटे थे 6th क्लास में थे, ठीक है? उस टाइम पे आपका ईवीएस नाम का एक सब्जेक्ट होता था। ईवीएस नाम का सब्जेक्ट जो था वो एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट था। एनवायरनमेंट के बारे में उसमें आपके टीचर्स पढ़ाते थे। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा पिक्चर प्लांट के बारे में, जनरल नॉलेज में भी पढ़ा होगा। क्या होता है पिक्चर प्लांट? ये ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। ठीक है? ये देखिए ये पिक्चर प्लांट का एक ऐसा डायग्राम जो मैं लेफ्ट स्क्रीन पे आपको बना के दिखा रही हूँ। ये कुछ ऐसा-सा थैली जैसा होता है, ठीक है? इसके ऊपर ऐसे ढक्कन भी होता है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कोई इंसेक्ट आया, ये इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठा, ठीक है? अब जैसे ही यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठेगा ना, ये ढक्कन ऐसे जल्दी से बंद हो जाएगा और इस इंसेक्ट को ये अंदर भेज देंगे और ये प्लांट इसको खा जाएगा। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो कंज्यूमर निकला, ये प्लांट आप आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने तो बताया था कि सारे प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सोलर एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करके आगे एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं और किसी भी एनिमल या प्लांट को नहीं खाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पिक्चर प्लांट है, वो एक इंसेक्ट को खा रहा है, तो ये तो कंज्यूमर हुआ। लेकिन मैं बोलूँगी कि हाँ, ये कंज्यूमर है, लेकिन ये साथ में प्रोड्यूसर भी है। ये कंज्यूमर के साथ-साथ प्रोड्यूसर भी है। और क्वेश्चन में यही बोला है कि आपको जस्टिफाई करना है कि ये प्लांट प्रोड्यूसर कैसे हो सकता है, अगर ये इंसेक्ट को खा रहा है तो। ठीक है? तो देखिए एक बार ये डायग्राम देख लीजिए, ये जो राइट स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये पिक्चर प्लांट का रियल डायग्राम है, रियल के प्लांट्स है पिक्चर प्लांट। आपको दिख रहा होगा जैसे मैंने लेफ्ट स्क्रीन में आपको समझाया कि ऐसे एक थैली जैसा होता है, अब इसके ऊपर एक ढक्कन होता है। अब इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठेगा, तो ये जल्दी से बंद हो जाता है, इसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। ठीक है? अब क्वेश्चन में बोला है कि जस्टिफाई करो कि ये प्रोड्यूसर कैसे है? ये तो इंसेक्ट को खा रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? एक बार आपको प्रोड्यूसर का मतलब समझ आ गया, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये प्लांट भी प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर्स क्या होता है? प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। क्या काम में लेते हैं? सोलर एनर्जी को काम में लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेंगे एंड क्लोरोफिल को काम में लेंगे टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को बोला है फोटोसिंथेसिस, ठीक है? जो सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस सोलर एनर्जी को काम में ले, ठीक है? टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, इसको बोले हैं प्रोड्यूसर्स। तो दिस अलोंग विद अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सबको मतलब कि ये सारे तो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं सोलर एनर्जी, CO2, क्लोरोफिल। इन सब के साथ अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम को भी जोड़ें, तो वो हेल्प करता है इन नरिशिंग द प्लांट। अब पिक्चर प्लांट की बात करते हैं। पिक्चर प्लांट्स possess chlorophyll and therefore absorb solar energy and carbon dioxide to make glucose। ये जो आपको पिक्चर प्लांट दिख रहे हैं, ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ना, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल है। ठीक है? तो ये क्लोरोफिल्स की हेल्प से सोलर एनर्जी को
एब्ज़ॉर्ब करते हैं और खुद का ग्लूकोज़ बनाते हैं, ठीक है? इसलिए ये प्रोड्यूसर्स इनको हम बोलेंगे ये they grow in soil deficient in nitrogen and phosphorus, therefore they consume insects to fulfill the requirement. अब ये इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? इसका रीज़न है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, तो ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इनको नहीं मिल पाता है। नाइट्रोजन जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट है, फॉस्फोरस, ये इनको नहीं मिल पाता है, इसलिए ये इंसेक्ट को खा के अपना रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। लेकिन ये सोलर एनर्जी को भी अब्ज़ॉर्ब करेंगे और ग्लूकोज़ बनाएँगे क्लोरोफिल की हेल्प से। इसलिए इन पिक्चर प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। प्रोड्यूसर्स भी हैं ये, कंज्यूमर्स भी हैं, ठीक है? तो चलिए, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिक्चर प्लांट की बात हो गई है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम एनी 2 ऑर्गेनिज़म्स व्हिच नेम एनी 2 organisms which can occupy more than one trophic level in an ecosystem। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है, ट्रॉफिक लेवल्स हमने पढ़े थे कि हमारा एक पिरामिड है, पिरामिड के ऊपर हमारे सारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4 प्रोड्यूसर्स होते हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक है? ये सब आपके ट्रॉफिक लेवल है। दिस इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे 2 ऑर्गेनिजम्स का नाम बताओ जो आपके मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो इसमें भी एग्जिस्ट करेगा और इसमें भी एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 2 ऑर्गेनिजम्स का नाम आपको बताना है। तो ऐसे तो बहुत सारे नाम है ना? तो आप खुद सोच के दिमाग लगा के भी बता सकते हो, लेकिन उससे पहले हम एक बार इसको लैंग्वेज में समझते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल का अगर आपको डेफिनेशन आता है नीट के एग्जाम में, तो ऐसे अगर आपको पूछेंगे ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स एंड देन आपको डैश दे देंगे, ठीक है? और फिर लिखेंगे इन फूड चेन और फिर आपको ऑप्शन देंगे। कैसे ऑप्शन देंगे? आपको ऑप्शन देंगे कैटेगरी, आपको ऑप्शन दे देंगे रैंक, आपको ऑप्शन दे देंगे पोज़ीशन, ठीक है? तो आपको सही आंसर निकालना है। तो ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट द पोज़ीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज़्म इन द फूड चेन। ये आपका सही आंसर है, दैट इज़ द पोज़ीशन ऑफ द ऑर्गेनिज़्म। तो कुछ ऑर्गेनिज़्म है जो मोर देन 2 ट्रॉफिक लेवल्स को पॉसेस करते हैं, जिनके अंदर एक ही ट्रॉफिक लेवल पे नहीं होता है, वो मोर देन 2 ट्रॉफिक लेवल, मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, नॉट 2, 1। क्वेश्चन में तो मोर देन 1 पूछा है, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, ठीक है? मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल पे होता है, मतलब कि जैसे एग्ज़ाम्पल हमने दिया है ह्यूमन एंड स्पैरोस। अब ह्यूमन को हमने क्यों एग्ज़ाम्पल दिया है, ये थोड़ा-सा समझना आप। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाती हूँ, ये वाला, उससे समझाती हूँ। देखिए, ये डायग्राम से आप समझ जाओगे पूरा। देखिए, कुछ ऐसे आदमी होते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं और कुछ होते हैं आपके नॉन वेजिटेरियन, ठीक है? तो जो वेजिटेरियन होगा वो इन सबको नहीं खाएगा एनिमल्स को, वो बस प्लांट्स को खाएगा। तो ऐसे इंसान हम प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में डाल देंगे, जो आपका सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। लेकिन कुछ इंसान होंगे जो आपके नॉन वेजिटेरियन होंगे, जो आपके इन सबको भी खाएँगे, एनिमल्स को खाएँगे, तो उनको हम जो सी फूड वगैरह खाते हैं, सी फूड के इंसेक्ट्स खाते हैं, उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है? कुछ जापानी लोग हैं जो फ्रॉग भी खाते हैं, उनको हम टर्शियरी कंज्यूमर की कैटेगरी में डाल देंगे। जो को खाएगा, ठीक है? कुछ लोग स्नेक भी खाते हैं अपने जापान के साइड में, उसको हम क्वाटरनरी कंज्यूमर की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो मोर देन 2 कैटेगरी है क्योंकि स्पैरो इंसेक्ट्स भी खाता है और स्पैरो आपके छोटे-छोटे प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो भी खाता है। तो स्पैरो भी आपका प्राइमरी कंज्यूमर में भी आ सकता है और सेकेंडरी कंज्यूमर में भी आ सकता है। तो ये ऐसे 2 एग्ज़ाम्पल हैं जो मैंने आपको दिए हैं। इन एग्ज़ाम्पल को आप याद रख सकते हो, स्पैरो एंड ह्यूमन बीइंग्स। इसके अलावा भी काफ़ी एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं, वो आप खुद सोच के बता सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने लैंग्वेज में लिखी है, ह्यूमन हू आर वेजिटेरियन डिपेंड ओनली ऑन प्लांट्स, हैंस बिलॉन्ग टू ट्रॉफिक लेवल 2 व्हिच इज़ प्राइमरी कंज्यूमर एंड दोज़ हू आर नॉन-वेजिटेरियन बिलॉन्ग टू ट्रॉफिक लेवल 3 दैट इज़ सेकेंडरी कंज्यूमर। Same with sparrow. Sparrow can feed only on the seeds when it belongs to the trophic level 2 that is primary consumer. अगर ये कंज्यूम करता है insects, it belongs to trophic level 3 that is secondary consumers, ठीक है? तो आपका फाइनल आंसर होगा ह्यूमन एंड स्पैरो, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ झूम कल्टीवेशन forests are cleared by burning and left for regrowth after a year of cultivation. How would you explain the regrowth of forest in ecological succession? ठीक है, how would you explain the regrowth
ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट इन इकोलॉजिकल टर्म। तो देखिए कंट्री है, मेरे को इतना अच्छा नक्शा नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसा ही नक्शा है भारत का, राइट? तो नॉर्थ ईस्ट रीजन क्या है आपका, ये है जो नॉर्थ और ईस्ट कैटेगरी में आएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिसके अंदर आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये सब स्टेट्स आते हैं, सिक्किम वगैरह। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो फार्मर है, वो एक लैंड को पहले इस्तेमाल किया, वहाँ पे उसने अपनी खेती की इस लैंड पे, ठीक है? अब इस लैंड को खेती करने के बाद सब अनाज-वनाज जो भी उसने उगाया, वो सब प्लांट्स को हार्वेस्ट करने के बाद, इसने यहाँ पे फायर कर दिया। इसने इसको जला दिया, ठीक है? और जलाने के बाद ये दूसरे लैंड पे मूव कर गया, इसको जला के। तो इसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। तो पहले के ज़माने में ये होता था, तो फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता था, मतलब कि इस उसको अगर खेती करनी है तो एकदम खाली लैंड चाहिए ना, और बहुत सारे वहाँ पे फॉरेस्ट होते थे। तो जंगल को जलाता था, फिर वहाँ पे खेती करता था। फिर वो बंजर हो जाती थी जलाने के बाद, तो दूसरे लैंड पे जाके खेती करता था। इसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। माइग्रेशन कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसको, एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते-करते कल्टीवेट करना। तो क्वेश्चन में बोला है कि इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ झूम कल्टीवेशन, forests are cleared by burning and left for regrowth after a year of cultivation, ठीक है? एंड हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रीग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट इन इकोलॉजिकल टर्म? तो क्या करते थे वो लोग, उनको जलाने के बाद दूसरी जगह पे चले जाते थे, तो ये जो पहले वाला लैंड था, यहाँ पे वापस से 1 साल का वेट करते थे कि प्लांट वगैरह उग जाए। तो यहाँ पे उग भी जाते थे 1 साल के बाद। तो क्वेश्चन में बोला कि इस रीग्रोथ को एक्सप्लेन करो। ये कैसे उग जाते थे झूम कल्टीवेशन के बाद, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इकोलॉजिकल सक्सेशन की टर्म में इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन सीधा होता है, रिवर्स में नहीं जाता है। तो कैसे वापस वो उगा रहा है फॉरेस्ट को जलाने के बाद, ये आपको बात समझानी है। ठीक है, तो देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक बार राइट स्पीक पे आप अपना ध्यान दीजिए अभी। इकोलॉजिकल सक्सेशन का डेफिनेशन क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन डेवलपमेंट है ऑफ अ सीरीज ऑफ कम्युनिटीज इन अ गिवन एरिया, ठीक है? इकोलॉजिकल सक्सेशन डेवलपमेंट होता है सीरीज ऑफ कम्युनिटीज का इन अ गिवन एरिया टिल द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज डेवलप्ड। जब तक एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप ना हो जाए, तब तक इज अ डेवलपमेंट ऑफ सीरीज ऑफ कम्युनिटीज इन अ गिवन एरिया व्हिच डज नॉट चेंज फर्दर, जो आगे जाके बदलता नहीं है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन, डेवलपमेंट ऑफ सीरीज ऑफ कम्युनिटीज इन अ गिवन एरिया टिल क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स मतलब स्टेबल कम्युनिटी, जो आपका पीक होता है कम्युनिटी का, जो स्टेबल, सबसे मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी होती है। इसी कम्युनिटी को रीच करने के लिए ये पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, पूरा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, इट डज नॉट चेंज फर्दर, ये स्टेबल होती है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद इस सक्सेशन के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये आपका जो झूम कल्टीवेशन है ना, ये सेकेंडरी सक्सेशन का टाइप होगा। उसके टाइप के अंडर आएगा। मैं आपको आगे बताऊँगी, पर पहले आपको ये समझना है कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है एंड सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। प्राइमरी सक्सेशन होता है जो बेयर एरियाज़ में होता है। बेयर एरियाज़ मतलब जो खाली जगह होती है, वहाँ पे वो आपका प्राइमरी सक्सेशन होता है। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? वो ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे पहले कुछ तो कम्युनिटी थी, कोई तो फॉरेस्ट था, फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर उस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया पूरा। अब वो खाली हो गया, तो अब यहाँ पे जो सक्सेशन होगा वो होगा आपका सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है? मतलब पहले कुछ तो था जो किसी फ्लड, फायर, लैंडस्लाइड इनकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था, अर्थक्वेक की वजह से। तो झूम कल्टीवेशन किस कैटेगरी में आएगा? सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि पहले वहाँ पे था, लेकिन फार्मर ने उसको जला दिया, फायर लगा दिया, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो झूम कल्टीवेशन इन्वॉल्व क्लियरिंग द फॉरेस्ट and that area is left for regrowth. The regrowth occurs as the soil is rich in organic matter and fertile. The underground parts of the previous plant grow quickly. Thus, the regrowth during झूम cultivation is an example of secondary succession. ठीक है, समझा ना कि क्यों है ये secondary succession का example? क्योंकि पहले से वहाँ पे forest था और उस एरिया को छोड़ दिया गया regrowth के लिए। तो रीग्रोथ हुआ क्योंकि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा था और फर्टाइल थी।
और जो अंडरग्राउंड के पार्ट थे, जो पहले के जो प्लांट थे, वो अभी तक हटे नहीं थे क्योंकि वो जल्दी से हटते नहीं है आग लगाने से। तो अंडरग्राउंड तो प्लांट के पार्ट बचे हुए थे, उसकी वजह से फर्टिलिटी थी। इसलिए झूम कल्टीवेशन के बाद भी वहाँ पे दोबारा से ग्रोथ हो गई प्लांट्स की, दैट इज़ ड्यू टू सेकेंडरी सक्सेशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछ रहा है कि क्लाइमेक्स स्टेज इज अचीव क्विकली इन सेकेंडरी सक्सेशन एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, व्हाई? इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपका क्लाइमेक्स स्टेज होता है वो अचीव होता है जल्दी से, क्विकली इन सेकेंडरी सक्सेशन एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, और आपको पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी हमने दोनों सक्सेशन के टाइप्स पढ़े, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर जो आप ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी रीच होगा इसकी बात कर रहे थे ना, तो ये जल्दी हो जाता है सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, तो इसका रीजन पूछा है कि इसका रीजन क्या है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले वही इकोलॉजिकल सक्सेशन का डेफिनेशन हम लिख देंगे, फिर उसके टाइप्स लिख देंगे, फिर हमें एक्सप्लेन करना है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता क्या है और क्यों सेकेंडरी सक्सेशन में क्लाइमेक्स कम्युनिटी जल्दी रीच होता है। तो एक बार ये डायग्राम देखिए, ये सेकेंडरी सक्सेशन का एक डायग्राम है जिसमें देखिए पहले से प्लांट वगैरह थे, फॉरेस्ट था, उसको जला दिया गया। जलाने के बाद वो दोबारा से स्टार्ट हुआ ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रासेस वगैरह आई, फिर श्रब्स आए, पाइन ट्रीज आए, उसके बाद आपके बड़े-बड़े ट्रीज आए। तो ये जो बड़े बड़े ट्रीज है ना, ये हवा, पानी इन सब से जल्दी से उखड़ते नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो इसलिए ये एक स्टेबल कम्युनिटी में, तो सबसे पहले पायनियर स्पीसीज, फिर इंटरमीडिएट स्पीसीज एंड इन द एंड इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जिसमें मैच्योर ओक एंड हिस्ट्री फॉरेस्ट वगैरह आएंगे। 150 साल लग जाते हैं इन फॉरेस्ट को दोबारा से उगाने में अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो। ठीक है, तो यही टाइम की बात यहाँ पे हो रही है कि ये जो टाइम लग जैसे यहाँ पे 150 साल लिखा है। अगर प्राइमरी सक्सेशन होता, अगर पहले से यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होता, तो ये इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता था। मतलब 300 साल लग सकते थे, डबल टाइम लग सकता था। लेकिन यहाँ पे पहले से फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट को जला दिया गया या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई कि ये फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। तो दोबारा से जो सक्सेशन हुआ, वो हुआ सेकेंडरी सक्सेशन। अब यहाँ पे बस 150 साल लग रहे हैं। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि सेकेंडरी सक्सेशन में कम टाइम लगता है, दैट वी नो, बट व्हाई? तो देखिए इसका एक रीज़न तो ये होगा कि जब जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, उसी टाइप का रीज़न हो सकता है कि पहले से वहाँ पे प्लांट कुछ ना कुछ पार्ट, ये जो जड़ थी इसकी, ठीक है, अंडरग्राउंड कुछ ना कुछ उस प्लांट का पार्ट रहा, और वो जो वहाँ की सॉइल थी वो ज़्यादा फर्टाइल थी कंपेयर टू अ बेयर एरिया जहाँ पे पहले कुछ नहीं था। उसके कंपैरिज़न में अगर वहाँ पे मिनरल एनरिच होएगी। इसलिए क्योंकि पहले से वहाँ पे कुछ ना कुछ ये सब थी, ठीक है, प्लांट है, इसलिए ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए ये सॉइल बहुत न्यूट्रिएंट एंड रिच और फर्टाइल है। इस वजह से यहाँ पे ये जो ग्रोथ होगा ये फास्ट होगा कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक लास्ट स्टेज है इकोलॉजिकल सक्सेशन की, जो आगे जाके चेंज नहीं होती है। सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर जो डेवलप होता है एक एरिया में दैट वाज़ प्रीवियसली इनहैबिटेड, द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन मतलब जहाँ पे दोबारा से ये जो डायग्राम देखा वैसा उसको दिमाग में रखो, इस पिक्चर को। अब सोचो सेकेंडरी सक्सेशन जो एक एरिया में डेवलप होता है जहाँ पे प्रीवियसली प्लांट्स थे, द एनवायरमेंटल कंडीशंस इज प्रेजेंट, आई टोल्ड यू सॉइल फर्टाइल होती है, कंडीशन फेवर करती है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज फास्टर एज रिजल्ट द एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। इसलिए कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन क्योंकि वहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है, वहाँ का एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि पहले से वहाँ पे थी कम्युनिटी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11th पे। अमोंग ब्रायोफाइट्स एंड फर्न व्हिच वन इज पायनियर स्पीसीज इन ज़ेरिक सक्सेशन एंड व्हाई? तो देखिए लाइकेंस आपको ज़ेरिक सक्सेशन में ब्रायोफाइट्स के आपको 2 एग्जांपल दिए हैं। एक दिया लाइकेंस, एक दिया है फर्न्स। लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस ऐसे प्लांट वगैरह होते हैं जो, तो क्वेश्चन नंबर 10th हम पढ़ रहे थे। अमंग ब्रायोफाइट्स, लाइकेंस एंड फर्न्स व्हिच वन इज पायनियर स्पीसीज इन ज़ेरिक सक्सेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको 2 ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल दिया है बेटा। लाइकेंस वो
ऐसे ब्रायोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आप देखते हैं ना ट्री के बाग पे उग जाते हैं। ये ट्री है, ट्री का जो ये लकड़ी होता है, जो वुड होता है, इस पे जो छोटे-छोटे प्लांट होते हैं वो लाइकेंस होते हैं। जो वुड पे उग जाते हैं उनको बोलते हैं लाइकेंस। ठीक है? फर्न्स क्या होते हैं? फर्न्स भी ब्रायोफाइट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है? लेकिन फर्न्स नहीं होते हैं ऐसे कि जो आपकी लकड़ी पे भी उग जाएँगे। फर्न अगर आपने देखा होगा तो उनकी लीफ कुछ ऐसी होती हैं। ऐसे लंबा सा एक होता है और आस-पास छोटी-छोटी जो लीव होती है, ये सब फर्न्स की लीव होती है। इनको बोलते हैं हम फर्न्स। एफ फर्न्स, ठीक है? FERNS फर्न्स। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि लाइकेंस और फर्न्स दोनों में से कौन पायनियर स्पीसी है ज़ैरिक ससेशन के ऊपर? ज़ैरिक सस्से मतलब है और दोनों में से पूछा कि कौन सी स्पीसी है जो पायनियर है, जो पहले आई थी। पायनियर मतलब जो पहले आई थी। तो लाइकेन देखो कुछ ऐसा दिखता है। ये वुड है, वुड के ऊपर ऐसे लाइकेन उगा हुआ है, यहाँ पे डायग्राम में लिख रखा है। ठीक है? तो ज़ैरिक ससेशन के अंदर पायनियर स्पीसीज यूजुअली लाइकेन्स ही थे, फिर ब्रायोफाइट्स व्हिच आर सक्सीडेड बाय फर्न्स एंड सम अदर बिगर प्लांट्स। तो सबसे पहले तो लाइकेन्स आए थे, उसके बाद ब्रायोफाइट्स आए। सबसे पहले लाइकेन्स आए थे, फिर ब्रायोफाइट्स आए, उसके बाद फर्न्स आए। ब्रायोफाइट्स के बाद फर्न्स आए और फर्न्स के बाद फिर बिगर प्लांट्स आए। तो ऐसा एक इकोलॉजिकल सक्सेशन हम बनाते हैं। ठीक है? तो पायनियर स्पीसीज आपकी होंगी लाइकेन्स। अब ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम पायनियर स्पीसीज का है। पायनियर स्पीसीज का मतलब होता है first organism that colonize barren environment or disrupted ecosystem। इसका मतलब है पहला ऑर्गेनिज्म जो एक खाली लैंड या फिर खाली एनवायरनमेंट को या फिर डिसरप्टेड, मतलब पहले से वहां पे कुछ था, फिर कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गया तो खत्म हो गया सब, तो दैट इज कॉल्ड डिसरप्टेड। तो पायनियर स्पीसीज जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है जो ऐसी जगह पे कॉलोनाइज करता है, ग्रो कर जाता है, उसको हम बोलते हैं पायनियर स्पीसीज। तो ये आपका देख लीजिए बैरन सा एरिया, दैट इज कॉल्ड बेयर रॉक। अब इन बेयर रॉक के अंदर छोटे-छोटे ग्रास, छोटे-छोटे प्लांट्स उगने चालू होंगे, लाइकेन्स आने चालू होंगे, बैक्टीरिया आने चालू होंगे। तो आपका प्राइमरी जो आपके एग्जाम्पल थे ब्रायोफाइट, लाइकेन्स, फर्न, इन तीनों में से तो सबसे पहले लाइकेन्स आया ना, इसलिए योर आंसर इज लाइकेन। ब्रायोफाइट, बड़े-बड़े फर्न्स और बड़े-बड़े प्लांट, इन तीनों को कंपैरिजन में पहले आएगा लाइकेन। फिर आएंगे आपके श्रब्स, शेड इंटॉलरेंट प्लांट्स। ठीक है? श्रब्स वगैरह फर्न की कैटेगरी में आते हैं। देखिए इसका जो लीव है, मैंने जो यहाँ पे लीव आपको बना के दिखाया था, ऐसा लीव यहाँ पे है। तो ये आएंगे आपके इंटरमीडिएट स्पीसीज एंड लास्ट में आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगी जिसमें आपके एनिमल्स आ जाएंगे, बड़े-बड़े ट्रीज आ जाएंगे, बड़े-बड़े प्लांट्स आ जाएंगे। ऐसा पूरा आपका पायनियर स्पीसीज लाइकेन से चालू होगा। तो योर आंसर वुड बी लाइकेन्स, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये क्यों लाइकेन सबसे पहले पायनियर स्पीसीज है? क्योंकि ये देखिए इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं है, ये किसी भी लकड़ी पे उग जाते हैं, ये किसी भी ट्री के वुड पे उग जाते हैं, इसलिए ये पायनियर स्पीसीज है। इनको मिनिमल रिक्वायरमेंट है टू ग्रो। ओके, that's why lichens are the pioneer species which are first to invade the bare land. I hope you are clear with this one question. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम। इसमें बोला है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इकोसिस्टम के लिए, ये पूछा है। ठीक है? तो इकोसिस्टम जो हमारा पूरा इकोसिस्टम जो चल रहा है, हमारा चैप्टर ही इकोसिस्टम है, तो पूरा एनवायरमेंट है, पूरा एनवायरमेंट है। इस एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉइल है, वाटर बॉडी है, विंड है, एटमॉस्फेयर है, सब कुछ मिला के एक इकोसिस्टम बनता है। और क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम। क्या आप बता सकते हैं कि इकोसिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? मतलब सबसे जो भी एनर्जी आपकी पूरे इकोसिस्टम में रेडिएट हो रही है वो कहाँ से आ रही है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? ये तो आप सबको पहले से ही पता है, दोबारा बता देती हूँ। सन, आपका जो सूरज है, जो सूरज देवता है, वही आपको सारी एनर्जी रेडिएट कर रहा है। इसी की हेल्प से पूरा इकोसिस्टम चल, उस प्लांट को इंसान, एनिमल सब खाते हैं। अब इन एनिमल्स को भी आगे जाके और इंसान और
दूसरे कार्निवोर एनिमल्स खाते हैं, तो पूरा फूड चेन चलता है, एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो मेन सोर्स आपका होगा सन। तो सोलर एनर्जी वुड बी योर आंसर। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर एनर्जी। ये जो सोलर एनर्जी है ये सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं, आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं सोलर प्लेट्स लगा हुआ है। सोलर एनर्जी से ट्री भी ग्रो हो रहा है, साथ में सोलर प्लेट की हेल्प से आगे जाके एनर्जी हमारे रिसोर्स के लिए भी हेल्पफुल है, आगे जाके ये हमें काम आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, इज द कॉमन एडिबल मशरूम एन ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ? क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूछ रहा है कि जो आप मशरूम्स खाते हैं, कॉमन एडिबल मशरूम मतलब जो हम खाते हैं मशरूम्स, वो एक ऑटोट्रॉफ है या फिर हेटेरोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ का डिफरेंस मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ वो है जो दूसरों के ऊपर फीड करते हैं, जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं। दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। तो जो आपका एडिबल मशरूम है, इसके पास खुद खाना बनाने की एबिलिटी नहीं है, ये खुद खाना नहीं बना सकता है। ये सन की लाइट में खुद खाना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पिगमेंट चाहिए क्लोरोफिल वो नहीं है, इस एबिलिटी ही नहीं है। तो इसलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? हेटेरोट्रॉफ की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ये दूसरी चीजों पे फीड करता है। जैसे ये डेड एंड डिकेइंग मैटर खाता है, जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये मशरूम खाता है। ठीक है, इसलिए हमने मशरूम को प्लांट की कैटेगरी में नहीं रखा है। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, इसको हमने हेटेरोट्रॉफ की कैटेगरी में रखा है। और मशरूम्स क्या होते हैं? मशरूम आपके फंगस होते हैं। मशरूम हम क्या बोलते हैं? मशरूम एनिमल भी नहीं है, मशरूम प्लांट भी नहीं, मशरूम एक फंगस है जो आप खाते हो। तो ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन देख लीजिए। ऑटोट्रॉफ दैट हैव लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स एंड कैन मेक देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉफ क्या है? कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। Mushroom as heterotroph, mushroom that belongs to the kingdom of fungi lack chlorophyll, so they cannot make their own food. ठीक है, क्लोरोफिल नहीं है इनके पास, तो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। ये देखो ऐसे मशरूम होते हैं जो आपको कहीं भी उगे हुए मिल जाएंगे जगह जगह पे, और ये डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, ये खुद की सनलाइट से खाना नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, Why are oceans least productive? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूछ रहा है Why are oceans least productive? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है आपके इकोसिस्टम में वो है आपका सन, आपका सूरज देवता। अब आप भी बताइए, जो आपका ओशन है वो इतना जंतु पल रहे हैं, वहां तक सन की एनर्जी वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, वहां पे बस अंधेरा है, वो अंधेरे में रह रहे हैं लोग, इतना गहरा है आपका ओशन। तो जब सन की एनर्जी पूरे ओशन में पहुंच ही नहीं रही है, तो इस ये आपका जो ओशन है वो लीस्ट प्रोडक्टिव है, ज्यादा कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सबसे कम पहुंच रही है, इसलिए ये लीस्ट प्रोडक्टिव है। ठीक है, तो व्हाई आर ओशंस लीस्ट प्रोडक्टिव? ओशंस आर लीस्ट प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सोलर लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड हाई सलाइन वाटर। एक तो सिचुएशन ये है कि इसके पास लिमिटेड सोलर लाइट है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी कम है, और दूसरा इसका रीजन ये है कि इसका जो पानी है वो बहुत ज्यादा सलाइन है, बहुत ज्यादा एसिडिक और सलाइन पानी है आपके समुन्द्र का, इसलिए जो इतना एसिडिक पानी है ये, इस वजह से ज्यादा प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है समुन्द्र के नीचे। ठीक है, और प्लांट का ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है तो ज्यादा एनिमल्स भी नहीं है छोटे छोटे, इसलिए ये जो ओशन है, जो समुन्द्र है, ये लीस्ट प्रोडक्टिव है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक ओशन का डायग्राम है जिसके अंदर आपको जोन्स दिखा रखी है। जोन्स, जो पहला ऊपरी जोन है वो होता है पिलाजिक जोन, जो आपका लैंड से टच में जोन है वो होता है आपका बेंथिक जोन। और देखिए जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं इसमें आपको ब्लू से ब्लैक कलर नजर आ रहा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जितना सनलाइट पहुंच रहा है वो नीचे बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है, तो नीचे बिल्कुल डार्क ब्लैक हो गया है, इसको हम बोलते हैं एफोटिक जोन। ये 1000 मीटर के बाद आ जाता है, 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे हम समुन्द्र के तो ऐसा जोन आ जाएगा एफोटिक जोन, जहां पे सनलाइट पहुंचती ही नहीं है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एफोटिक जोन। तो इसलिए ओशंस लीस्ट प्रोडक्टिव होते हैं।
Question number 14. Why is the rate of assimilation of energy at the herbivore level called secondary productivity? Question number 14 पूछ रहा है कि जो भी एनर्जी हर्बीवोर क्या होता है? ऐसा एनिमल जो प्लांट को खाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है आपको व्हाई इज द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी एट द हर्बीवोर लेवल। हर्बीवोर मतलब जो एनिमल प्लांट को खाता है उसके लेवल पे जो भी एनर्जी का एसिमिलेशन होता है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है स्टूडेंट्स? जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, जो एनर्जी प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हम बोलेंगे जो प्लांट को खाने वाले एनिमल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम हर्बीवोर के लेवल को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का आप डेफिनेशन बताओगे, राइट स्क्रीन पे लिखा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया बाय द प्लांट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इट्स द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो प्लांट को खा रहे हैं उनकी वजह से जो बन रहा है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इन हर्बीवोर्स, when the herbivore consume the plants, they convert the plant matter into the animal matter, and therefore the assimilation of energy at the herbivore level is called secondary productivity. ठीक है, तो that is the answer कि जब भी कोई herbivore होता है जो प्लांट को खाता है, वो प्लांट को कंज्यूम करेगा और उस प्लांट को एक एनिमल मैटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब प्लांट को हर्बीवोर ने खाया, फिर हर्बीवोर मर गया, तो एक प्लांट मैटर एक एनिमल मैटर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए जो एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी होगा हर्बीवोर लेवल पे वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या था? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या थे? हर्बीवोर थे। तो ये आपको समझा ना कि क्यों इसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी आपके बचे हैं वी विल डू इट इन आवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।